बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपने कोर्स पाइथन प्रोग्रामिंग में बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड पाइथन नोट्स। हम हैं चैप्टर 3 पे और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना स्किल 16। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि स्किल 16 में क्या है। मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर है यूजिंग इफ एल एलिफ एल्स स्टेटमेंट। यानी आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, उनमें से एक चॉइस वाला काम करना है, बाकी चॉइसेस को स्किप करना है। तो इस तरह ऐसी मल्टीपल चीज़ों में से आपने एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए होती है, वो कहलाती है मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर। पाइथन में ये काम कम से कम 3 स्टाइल्स में हो सकता है। उनमें से एक स्टाइल जो स्किल 16 में हम पढ़ रहे हैं, वो है यूजिंग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। इसके लिए हमने जो जनरल स्ट्रक्चर देखी प्रोग्राम की, हमने ये कुछ एग्जांपल्स भी की। एक हमने एग्जांपल की जिसमें 3 स्लैब्स रखी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, 3 फार्मूले रखे यूनिट्स के मुताबिक, 3 स्लैब्स के मुताबिक। तो उसके लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा, ये बनाया। उसके बाद हम आगे गए तो हमने ये वाला प्रोग्राम लिया जिसमें हम 4 स्लैब्स बना लेते हैं बिल कंप्यूट करने के लिए। हर स्लैब का डिफरेंट रेट है और जब यूनिट्स आ जाते हैं प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम फैसला करता है कि इनमें से कौन-सा स्लैब में लाई कर रहे हैं यूनिट्स और कौन-सा रेट लगेगा इसके ऊपर और कैसे फ़ॉर्मूला बनेगा उसका। तो ये उसका फ़ॉर्मूला था। याद रहे कि ऐसा नहीं है कि अगर वो स्लैब 4 में लाई कर रहा है, तो पूरी स्लैब पे रेट 4 लगेगा, अगर से ये फ़ॉर्मूला नहीं है। हम जो यहाँ पे सिचुएशन ले रहे हैं, यहाँ पे जो गिवन है, सिचुएशन यहाँ पे जो गिवन है उसके मुताबिक तो हमने पहले 100 पे और रेट लगाना है, अगले 100 पे और, अगले 100 पे और, जो बाकी बचेंगे उन पे रेट 4 लगाना है। तो ये सिचुएशन थी हमारे प्रॉब्लम में, तो हम वो वाला फ़ॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। अब एक तो ये कि आप काम ये कर सकते हैं मैप्को की वेबसाइट से, या जो नेपरा की वेबसाइट है आईएसको, या के इलेक्ट्रिक, जो भी आपके मुतल्लिका इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है उसकी वेबसाइट से आप टैरिफ देख के रेट लगा सकते हैं। रेजिडेंशियल के सिंपल जो है वो 5 के किलोवाट आवर से जो कम वाले मीटर्स होते हैं उनके लिए जो रेट्स चले हैं वो आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें एक इशू ये भी है कि हमने एक और सिचुएशन फ़र्ज़ की हुई है। एक तो मैं रेट्स फ़र्ज़ी ले लिए हैं, दूसरी हमने ये सिचुएशन फ़र्ज़ की हुई है कि जो पिछली स्लैब्स हैं वो सारी लागू होंगी। जबकि अब सूरत-ए-हाल डिफरेंट है। इस वक़्त जो करंट सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान में, वो सूरत-ए-हाल ये है कि जो करंट स्लैब है वो रेट लगेगा, लेकिन पिछली जितने भी होंगे उन सब पे जो लेटेस्ट, जो मतलब रीसेंट वाली जो पिछली वाली स्लैब है उसका रेट लगेगा। यानी इस पहले 100 पे और दूसरे 100 पर भी रेट 3 ही लगेगा और ये अगले 100 पर भी रेट 3 लगेगा। यानी इस तरह से उसका फ़ॉर्मूला है कि आप जिस स्लैब में लाई कर रहे हैं, अगर उससे पहले जितनी भी स्लैब्स हैं, जो उनमें सबसे बड़े वाली स्लैब होगी, पिछले सारों पे वो स्लैब लागू होगी। तो वो प्रोग्राम भी बनाया जा सकता है, तो वो शायद हम किसी मौके पे उसको डिस्कस करें। ये हमने बीएमआई वाला प्रोग्राम देखा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, वो ये है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो उसमें ये होता है कि हम समझते हैं कि दिस इज़ आवर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो उसमें नॉलेज वाला जो डाटा है, जो डाटा चाहिए उसके लिए, वो ए, बी, सी है। अगर हमें ए, बी, सी पता है तो इसका मतलब है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इसके रूट्स मालूम करने हैं। अब इसका मेथड मालूम है हमें कि हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, डी इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हम इन तीनों क्वांटिटीज़ को इस फार्मूले में यूज़ करेंगे, डी मालूम करेंगे। अगर डी पॉजिटिव है, तो हमें पता है कि इसके 2 रूट्स एग्ज़िस्ट करते हैं और वो हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का फार्मूला है, उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर डी 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि इसका सिर्फ़ एक ही रूट होगा, एक ही रियल रूट होगा और वो भी हम उसी फ़ॉर्मूले से या उसकी सिम्प्लीफाइड शक्ल से हम मालूम कर सकते हैं। और अगर डी के वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, तो उसका मतलब है कि उसका कोई रियल रूट नहीं है बल्कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि हम रियल रूट नहीं बता सकते, बिकॉज़ देयर आर नो रियल रूट्स। ये हमारा प्रॉब्लम है हमारी, यानी कि ये जो हमें गिवन था वो ये है और उसके सॉल्यूशन का तरीका भी हमने डिस्कस कर लिया। अब जो तरीका हमने डिस्कस किया है, अब उसका हम बनाएँगे हम प्रोग्राम। असल में होता ये है कि आपके सामने प्रॉब्लम आता है, आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी बारीकियों को, और उसके बाद एक मेथड सोचते हैं, एप्रोप्रिएट। और जब आप मेथड सोच लेते हैं, तो फिर अगला काम ये है कि आप उस मेथड के मुताबिक कोड लिख देते हैं। तो 2-3 मराहिल हो गए, पहले प्रॉब्लम को समझें,
उसका सॉल्यूशन ढूँढें, मेथड के स्टेप्स बना लें, एक प्लान बना लें ज़हन में और उसको उसके बाद उस प्लान के मुताबिक कोड लिख लें। जब कोड लिखेंगे तो नेचुरली जो प्लान है हमारा यही बनेगा इस तरह का कि यहाँ तो कोई ख़ास पेचीदगी नहीं, बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है कि हम तीनों वैल्यूज़ इनपुट करवाएँगे। एंटर द वैल्यू ए, एंटर द वैल्यू बी, एंटर द वैल्यू सी, वो करवाएँगे इनपुट फ़ंक्शन के ज़रिए से और तीनों को इंट में कन्वर्ट करके है जो हमने जिस वेरिएबल को देने जा रहे हैं, अपनी आसानी के लिए हमने उसका नाम भी एबीसी रख लिया उन 3 वेरिएबल्स का। उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac कंप्यूट करेंगे लाइन नंबर 5 में इस तरीके से और जो वैल्यू बनेगी उसे डी नाम के कैपिटल डी नाम के वेरिएबल को दे देंगे। ये वेरिएबल चारों नाम आपने अपनी मर्ज़ी से रखे हैं, ए, बी, सी, डी, हम इसके अलावा कोई डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं। अब यहाँ मौजूदा सूरत-ए-हाल में सिंपलेस्ट और छोटे नाम यही लगते हैं, तो हमने यही कर लिए। अच्छा जी, इसके बाद क्या कर रहे हैं जी के हमने एक क्वांटिटी बना ली है D1। उसको हमने क्या कर दिया, D1 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, उसको हमने जो है वो 0.5 तक कर लिया। मतलब क्या है इसका कि हम स्क्वायर रूट ले लिया दूसरे लफ्ज़ों में। इसको हम एक और अंदाज़ में भी कर सकते हैं अगर हम यूँ कर लें, SQRT और इसके बाद हम यहाँ पे D अप्लाई कर दें। तो दैट इज़ मच एप्रोप्रिएट वे टू फाइंड द रूट आउट स्क्वायर रूट। तो हम ऐसे मालूम कर लेते हैं। और उसके बाद x1 किसके इक्वल आएगा? -b प्लस D1 ओवर 2a। यानी ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट आ गया, उसमें माइनस बी ऐड कर दें और दूसरा क्या है, दूसरे रूट का तरीका क्या है कि उसमें से माइनस बी माइनस कर दें और 2a से डिवाइड कर दें। 2 इंटू स्टार a से डिवाइड करेंगे और साथ में हम इसको पैरेंथेसिस भी सेफ्टी के लिए लगा लें। ऊपर पैरेंथेसिस बिल्कुल ज़रूरी है, अगर ये हटाएँगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ऊपर का पूरा डिनोमिनेटर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट और ये सारे का सारा डिवाइड होगा 2a के साथ, तो लिहाज़ा ऊपर पैरेंथेसिस लगाने ज़रूरी हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 रूट्स निकाल लिए हैं। अगरचे ये दोनों चीज़ें बाद में भी रखी जा सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर d 0 है, तो ये वाला काम करने की सेंस बनती है। तो बल्कि मेरा ख़्याल तो ये है कि इसको हमें यहीं रखना चाहिए। इंसर्ट इसको हम रो अबव करते हैं एक बार और इसके बाद हम ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। इस D1 को अंदर ले आएँ यहाँ पे, स्क्वायर रूट मालूम करना। स्क्वायर रूट मालूम करें और उसके बाद ये x1 जो पहला रूट है, उसका तरीका आ गया और ये जो दूसरा रूट है उसका तरीका आ गया। तो ये फ़ॉर्मूलाज़ तब चेक हों जब d ग्रेटर दैन 0 हो और उसके बाद जो है इसको हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं हमें इसकी। लाइन नंबरिंग के बाद में एडजस्ट की जा सकती है। तो ये हमारा D0 के केस में नोट करें कि ये जो है इतना पोर्शन ये सारा, ये हमने फ़र्ज़ी कलर किया हुआ है जो है वो ताकि शो करने के लिए ये सारा आगे खिसकाया हुआ है, इंडेंटेशन है। तो ये इफ का स्वीट हो गया, इफ का ब्लॉक है। तो हमने वैल्यूज़ भी प्रिंट करवा ली और इन केस अगर ये होता है डी इक्वल टू 0, पहली बात है डी ग्रेटर देन 0 2 रूट्स आ गए और अगर होता है डी इक्वल टू 0 फिर आपको स्क्वायर रूट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर आप कह सकते हैं जो फ़ॉर्मूला बनेगा, फिर वो फ़ॉर्मूला ये बनेगा कि आपने ए की रूट मालूम करना है, उसको x1 कर लें और उसमें d1 तो 0 आ जाएगा, ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्क्वायर 0 का स्क्वायर रूट 0 आ जाएगा। तो ये फ़ॉर्मूला बनेगा दरहकीकत। इसमें भी आपको फ़िलहाल पैरेंथेसिस लग जाएँ तो भी हर्ज नहीं है, अगर आप हटा दें तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये भी हट सकती है लेकिन बेहतर है कि आप लगी रहने दें इसमें। तो ये x1 आ गया, द इक्वेशन हैज़ 1 रूट और उस रूट की वैल्यू x1 हमने प्रिंट कर दी है। ठीक है जी? तो ये बेटर तरीका है एलिफ का। अब देखें इफ के स्वीट में 5 स्टेटमेंट्स आ गई, एलिफ के स्वीट में 3 स्टेटमेंट्स आ गई और एल्स में 1 ही है, वो क्या है? उसका रियल रूट है ही नहीं है। अब ये एल्स वाली कंडीशन कब ट्रू होगी? एल्स वाली कंडीशन तब ट्रू होगी जब ऊपर वाली दोनों फ़ॉल्स हो जाएँगी। यानी अगर डी ग्रेटर दैन 0 भी नहीं है, इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचती है
आदात की सलासी ख़ासियत के तहत अब एक ही ऑप्शन बचती है कि वो नंबर लेस देन 0 होगा। तो ज अगर डी लेस देन 0 आ गया, तो उस केस में डी लेस देन 0 आने के केस में ये कॉम्प्लेक्स रूट आएँगे, रियल रूट्स नहीं होंगे। तो हमें प्रोग्राम में यही रिक्वायरमेंट थी हमारे पास। तो इस तरह से ये वाला प्रोग्राम भी हमने कर लिया। इनकी लाइन नंबरिंग बाद में एडजस्ट की जा सकती है। तो ये हमारा रूट फाइंडिंग का प्रोग्राम हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अब आप इसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा, ए-बी-सी पूछा जाएगा, आपने 1 2 3 एंटर किया तो उसके 2 रूट्स आ गए, आपने प्रिंट कर दिए। इस तरह से डिफरेंट केसेज़ आप ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद ये नेक्स्ट प्रोग्राम है जीपी कैलकुलेट करने का और लकीली बहाउद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी मुल्तान में यही फ़ॉर्मूला फ़ॉलो होता है और ये फ़ॉर्मूला क्या है कि और ये फ़ॉर्मूला ये है कि आप जो मार्क्स हैं अगर 50 से कम है तो 0 जीपी है, अगर 50 से 80 के दरमियान है तो जीपी 2 से 4 तक वेरी करेगी, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है तो 4 जीपी आएगी। तो इस तरह से ये एक फ़ॉर्मूला चल रहा है इसका। इनपुट करवा लें जी मार्क्स ऑब्वियसली कंडीशन बता दें, हमने तो प्रोग्राम में फ़िलहाल ये सिक्योरिटी नहीं रखी हुई, वैलिडेशन नहीं रखी हुई, इनपुट वैलिडेट करें। अंडरस्टूड सी बात है कि जो यूज़र एंटर करेगा वो 0 से लेकर 100 तक के नंबर होंगे। अगर नंबर 50 से कम है तो पहली स्लैब में पहला जो जो सिलेक्शन है वो जीपी 0 कर दें, अदरवाइज़ जीपी भी ये वाला फ़ॉर्मूला लगा दें, ठीक है जी? और उसके बाद जीपी प्रिंट करवा लें। और जीपी जब आपने प्रिंट करवानी है तो बल्कि बेस्ट यही है कि आप इसे राउंड फ़ॉर्मूला प्रिंटिंग टाइम पे लगाने के बजाय आप इसको राउंड फ़ॉर्मूला यहीं लगा दें। राउंड, कॉमा 1 और ये इसके बाद आप ये चीज़ कर दें। अब यहाँ पे राउंडिंग की ज़रूरत नहीं है प्रिंटिंग टाइम पे, आपको सिर्फ़ जीपी प्रिंट करवा लें। तो जीपी 0 भी हो सकती है, जीपी जो है वो अ, हो सकती है 2 से 4 के दरमियान, वो इस फ़ॉर्मूले से आ जाएगी और जीपी अगर 80 से ऊपर नंबर है, लेस देन 80 है, ये बात ख़ास बात नोट करें, हम नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। जब पहली चीज़ चेक कर रही है 50 से कम, अगर वो नहीं है, तो अब अंडरस्टूड है 50 या 50 से ऊपर हैं, तो फिर अगली चीज़ आप चेक कर लें, अगली कंडीशन में लाइन 4 में, क्या वो 80 से कम हैं? अगर ये ट्रू आ गया, तो इस अंडरस्टूड सी बात है कि वो नंबर 50 या 50 से ऊपर ही हैं, तभी ये लाइन नंबर 4 की कंडीशन पे चेक करने आए हैं। अब वो 80 से कम है, तो ये लग जाएगा फ़ॉर्मूला और अगर ये भी फ़ेल हो जाए, तो इसका मतलब है नंबर 80 मार्क्स 80 या 80 से ऊपर हैं, तो इस केस में जीपी 4 आ जाएगी। तो ये भी एक मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर वाला प्रोग्राम हो गया। आपके पास 3 चॉइसेस थी जीपी के लिए कि वो जीपी मतलब जो जीपी का फ़ॉर्मूला है, उसके 3 जो हैं वो कैफ़ियत या उसकी 3 कंडीशंस या शिकें कह लें, कि अगर 50 से कम मार्क्स हैं तो इतना है, 50 से लेकर 80 से कम तक हैं, बल्कि यहाँ लेस देन का सिंबल आना चाहिए, अगर हम लेस देन लगाएँ तो। लेस देन 80 हों तो इस तरह आना चाहिए और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं तो ऐसे हो जाना चाहिए। तो अब हमने ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसको आप एग्ज़ीक्यूट करें और अब आप देखेंगे कि कैसे इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये इसके रिस्पॉन्स इस तरह के आने चाहिए। 50 पे 2 आए, 65 पे 3 आए, 72 पे 3.47 आए, ठीक है? बल्कि यहाँ पे राउंड नहीं किया हुआ है, 3.5 हो जाएगी। अगर ये इसको प्रॉपर कॉपी पेस्टिंग यहाँ पे गलती हुई हुई है, तो ये 5 आ जाएगी क्योंकि बेसिकली आप इसको राउंड कर रहे हैं। जब आप राउंड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास नहीं आएगी। अगर चाहते तो हम इसे जो है वो कर भी लेते हैं। इस दफ़ा में चलें इसे एग्ज़ीक्यूट करते हैं आपके सामने। ये मैंने कंट्रोल सी किया और जाके मैंने इसे कोलैब में पेस्ट किया है मैंने इसे और मैंने इसकी एग्ज़ीक्यूशन स्टार्ट की है।
तो यहाँ ये प्रोग्राम लिख के मैंने एग्ज़ीक्यूट किया है। मार्क्स पूछे जा रहे हैं तो 72 लिखते हैं, तो इसका आंसर आ गया 3.5। ठीक है जी। और अगर आप राउंड नहीं करते, हम ये भी चलो ट्राई कर लेते हैं किस तरह से। इसको हमने सेलेक्ट किया एंड तक, कंट्रोल सी, और उसके बाद हमने ये किया कि ये भी पेस्ट कर ली है इंडेंटेशन। अभी चलिए मैं ठीक नहीं करता, आपके सामने खराब रहने देता हूँ, इसे कमेंट कर दें। अच्छा, अब देखें, अगर मैं इसको एज़ इट इज़ एग्ज़ीक्यूट करता हूँ और राउंड भी हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया इसका राउंड, ये फ़ॉर्मूला वही है बगैर राउंडिंग के। अब मैं इसे एग्ज़ीक्यूट करता हूँ अगर, तो देखें इसने मुझसे कहा कि मार्क्स 0 से लेकर 50 तक वो 100 तक एंटर करें। मैंने 72 एंटर किया, सॉरी ये गड़बड़ हो गई है इनपुट में ही। अब मैं इसे दोबारा एग्ज़ीक्यूट कर लेता हूँ। साथ में डी प्रेस हो गया था, 72। तो अब आप देखें कि ये आ गया जी 3.46667। मैंने राउंडिंग नहीं की, तो मुझे राउंडिंग कर लेनी चाहिए, और बेसिक बेस्ट ये है कि इसका इंडेंटेशन बराबर रखूँ जैसी ऊपर मैंने रखी है। तो विदिन अ ब्लॉक, विदिन अ स्वीट, बाज़ सॉफ्टवेयर अलाउ कर देते हैं कि विदिन अ स्वीट, विदिन अ ब्लॉक तो इंडेंटेशन सेम होनी चाहिए, वो तो लाज़मी है। लेकिन अगर आपके पास आपकी सिलेक्शन स्ट्रक्चर में 1, 2, 3 मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, तो उनकी आपस में ना भी हो इंडेंटेशन, तो ठीक है, वो अलाउ कर देगा। लेकिन बेस्ट यही है कि हम तीनों ब्लॉक्स में हर स्टेटमेंट की जो इंडेंटेशन है वो सेम लेवल पे रखें, बराबर खिसकाएँ सबको आगे। तो इस केस में चलिए हम इसको ख़त्म करते हैं और राउंडिंग रहने देते हैं। तो हम ये राउंडिंग कर लेते हैं इसको, और अब हम इसे एग्ज़ीक्यूट करें, तो अब अगर आता है 72 हम एंटर करते हैं, तो ये 3.5 आ गया। तो हमें राउंडिंग करनी चाहिए। ये दैट इज़ पार्ट ऑफ द फ़ॉर्मूला, यू कैन से दैट। अगर फ़ॉर्मूले में स्किप है तो हम उसमें वहाँ लिख लेते हैं, लेकिन फ़ॉर्मूले का हिस्सा होना चाहिए। इसको दोबारा एग्ज़ीक्यूट करते हैं। अब अगर हम इसे देते हैं अ, 81.5, तो इस केस में ये कहाँ मिस्टेक हो गई है? विथ बेस 10, यहाँ कोई मिस्टेक अकर हुई है। लाइन नंबर 1 में एरर है, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। ओके, ओके, सॉरी। ये बेसिकली नंबर हमने इंटीजर्स में एंटर करने हैं। इनपुट ये हमें अलाउ ही नहीं कर रहा कि हम उसको इंटीजर से हट के रखें। तो चलें अगर हम यूँ कर ट्राई करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल के हम इसे एंटर करते हैं, कंट्रोल एंटर, इसे हम 81 कर लेते हैं। तो अब ये 4 जीबी आ गई है। वैसे इसे अलाउ करना चाहिए, एक पॉसिबिलिटी एक हम यूँ करते हैं, इसे हम करते हैं फ्लोट, FLOAT, फ्लोट कर देते हैं मार्क्स को। जो मार्क्स आएँगे इनपुट उसे फ्लोट में कन्वर्ट कर दें। तो ये हम करके देखते हैं एक बार। ये मैंने सेव किया, एग्ज़ीक्यूट किया, तो अब ये 81.5 करते हैं, तो ये आंसर हमारा 4 आ गया। तो बेस्ट ये हम यहाँ पे फ्लोट अप्लाई करें, ठीक है जी? तो जाके हम ये अपने प्रोग्राम में ठीक कर सकते हैं। तो हमें अपने प्रोग्राम में यहाँ 2 करेक्शंस करनी चाहिए। एक ये कि यहाँ फ्लोट कर दें, क्योंकि मार्क्स पॉइंट्स में भी अलाउड हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे रूल मेंशन है, होना चाहिए कि राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस। राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेस, दैट इज़ पार्ट ऑफ द रूल।
You can say this. अदरवाइज़ तो जीपी 3.4444 समथिंग 7 इस तरह भी आ सकती है, 3.3333 आ सकती है। उससे बेटर है कि हम इसे राउंड करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड करने के लिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू आई है, उस पर राउंड फंक्शन अप्लाई किया और उसमें 2 चीज़ें हैं। एक पहला जो आर्गुमेंट है फंक्शन का, वो ये हो जाएगा फ़ॉर्मूला और दूसरा आर्गुमेंट कोमा के बाद 1 आ गया। अब जो जीपी की वैल्यू प्रोड्यूस होगी वो 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड हो चुकी होगी। इसमें ज़रूरत नहीं, हमने ऑलरेडी 0.0 कह दिया है, इसमें 4.0 कह दिया, बाकी 2 चॉइसेस में, बाकी 2 स्वीट्स में। तो हमें एलिफ वाले में हमने एडजस्टमेंट की कोशिश की है। तो पॉइंट यही है कि आपके प्रॉब्लम में जीपी कैलकुलेट करने के 3 फ़ॉर्मूलाज़ थे, 3 शिकें थीं। तो उनके लिए इफ, एलिफ, एल्स स्ट्रक्चर हमने यूज़ करके प्रोग्राम बना लिया। और जब इससे बाहर आएँगे, अब जीपी आ चुकी है, तो जीपी की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे। एग्ज़ीक्यूट करें बार-बार इसको। फिर इसके बाद ये ग्रेड्स वाला प्रोग्राम भी, यहाँ भी वही बात है कि इसमें जो स्लैब्स बनेंगी आपके सामने, ये सी वाली स्लैब है, एफ वाली है, बी वाली है और ए वाली, 4 स्लैब्स बन जाएँगी। कि जीपी एंटर की जाएगी 0 से लेके 4 तक और उसके बाद ग्रेड डिसाइड करना है। तो जो इसके लिए स्लैब बनेगी वो इस तरह से है कि अगर जीपी जो है वैल्यू 2 से कम आती है, वो फ्लोट वैल्यू ले लें उससे, और अगर 2 से कम आती है तो ये, और ऑब्वियसली डिमांड ये होगी कि 0 से 4.0 तक हो। 2 से कम जीपी है तो एफ प्रिंट करें, एलिफ चेक करें क्या वो 3 से कम है। अगर वो 3 से कम है तो डेफिनिटली जब इस लाइन पर आके 3 से कम साबित हुई है, तो अंडरस्टूड है कि वो 2 या 2 से ऊपर है। तो उस केस में ग्रेड सी होगा। और अगर ये कंडीशन नहीं बनती तो चेक करें क्या वो जीपी 4 से कम है। जब 4 से कम आएगी तो अंडरस्टूड है कि वो 3 से ऊपर होगी। तो इसका मतलब है ग्रेड बी है। एल्स चौथी बात क्या होगी? चौथी चीज़ ये होगी कि अगर मैं ऐसे यहाँ पे थोड़ी-सी इसको जगह कम कर लूँ, बहरहाल ये कोई बात नहीं है। एल्स के बाद जो अगला स्वीट या ब्लॉक है, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। जो चौथी चीज़ है, वो एक ही ऑप्शन बचती है कि नंबर जीपी जो है वो 4 से कम नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये ऑप्शन बचती है 4 होगी। 4 से ज़्यादा का चांस ही नहीं, वो यूज़र ने जो एंटर करना है वो 0 से 4 तक एंटर करना है। तो अगर 4 आ जाती है तो उस केस में अंडरस्टूड है ग्रेड ए होगा। तो इस तरह से जब ये प्रोग्राम बन गया, इसे आप एग्ज़ीक्यूट करें और एग्ज़ीक्यूट करके डिफरेंट ऑप्शन देके बार-बार एग्ज़ीक्यूट करें, बार-बार रन करें, उसका पैटर्न अंडरस्टैंड करें। ये एक प्रोग्राम आ गया है, बज़ाहिर लेंथी प्रोग्राम है लेकिन इंतहाई आसान है, बिल्कुल वैसा है कि 2020-21 के एफबीआर के एनुअल इनकम टैक्स रेट्स के मुताबिक किसी सैलरीड पर्सन के लिए ये स्लैब बनती है कि अगर उसकी इनकम 6 लाख से तक है, 6 लाख या उससे कम है, तो ज़ीरो टैक्स है। 6 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन 12 लाख से ज़्यादा नहीं है, 12 लाख तक है। 6 लाख से ऊपर है, लेकिन 12 लाख की फ़िगर तक है। तो उसमें जो टैक्स ऐड होगा वो इतना है कि जो उसकी वो वाली अमाउंट जो 6 लाख से ऊपर की है, उस पर 5% टैक्स लगा दो। और अगर वो उसकी इनकम 12 लाख से बढ़ चुकी है सालाना, लेकिन 18 लाख तक है, तो उसमें एक टैक्स लगा दें उसपे 30,000 का, प्लस 12 लाख से ऊपर जितनी अमाउंट बढ़ी है, उस बढ़ी ही हुई अमाउंट 10% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख, वो टैक्स लगा दें उसके ऊपर, वो 30,000 में ऐड कर दें। चौथी स्लैब, ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला प्रोग्राम किया उसी तर्ज का है। चौथी स्लैब ये है कि अगर उसकी इनकम 18 लाख से बढ़ चुकी है लेकिन 25 लाख तक है, तो उसको 90,000 तो टैक्स पक्का है, लाज़मी है। और जो ऊपर की अमाउंट 18 लाख से ऊपर की, द अमाउंट एक्सीडिंग 18 लाख, उस पे 15% टैक्स लगा दें। तो ये फ़ॉर्मूला, इस तरह पूरी स्लैब्स बनी हुई हैं, कोई लगभग 12 स्लैब्स हैं। आखिरी स्लैब क्या है? सेकंड लास्ट स्लैब ये है कि अगर उसकी इनकम 50 लाख से बढ़ चुकी है लेकिन 75 लाख तक है सालाना इनकम, तो उस पे 13 लाख 29 हज़ार सॉरी ये 13 लाख, ये कितना बनेगा? सॉरी, इसमें फिगर लगता है गलत आ गई है, एक सिफर इजाफी लग गया है, तो कहाँ बढ़ गया है तो। सॉरी, ये 5 करोड़ है ये।
50 मिलियन है, सॉरी, ये 50 और आगे 6 सिफ़र की वजह से 50 मिलियन है, यानी 5 करोड़ है। उसकी सालाना इनकम 5 करोड़ से लेकर साढ़े 7 करोड़ तक है, ठीक है? 50 करोड़ से 5 करोड़ से लेकर साढ़े 7 करोड़ तक, 50 मिलियन से लेकर 75 मिलियन तक है। तो 1.3 मिलियन यानी उसका जो है ये सॉरी, 1 हाँ, 1 करोड़ 32,95,000, 13 मिलियन, सॉरी, 13 मिलियन तो उसका टैक्स ये बन गया लाज़मी। 50 मिलियन से लेकर 75 मिलियन तक है, तो 13 मिलियन तो उसका टैक्स लाज़मी बन गया, बल्कि थोड़ा ज़्यादा है उससे ये, 2,95,000 ज़्यादा है। 1 करोड़ 32,95,000 उस पे टैक्स है। अगर उसकी इनकम 5 करोड़ है तो 1 करोड़ गवर्नमेंट मतलब 1 करोड़ 32 लाख गवर्नमेंट इसमें लेगी, प्लस जो ये 5 करोड़ से ऊपर की अमाउंट है, 50 मिलियन से ऊपर की अमाउंट है, उस पर 32.5% की रेट से टैक्स लग जाएगा और ये जो है वो गवर्नमेंट लेगी। इसके बाद अगर उसकी इनकम साढ़े 7 करोड़ से ज़्यादा है, 75 मिलियन से ज़्यादा है सालाना इनकम, तो उस पे ये 21 मिलियन समथिंग का टैक्स तो लाज़मी है, फिक्स्ड है, और जो ऊपर की अमाउंट है 75 मिलियन से, साढ़े 7 करोड़ से, उस पर 35% टैक्स लगेगा। तो ये एक आपका जो है वो टेबल बन गया। बज़ाहिर मतलब कंडीशंस ज़्यादा हैं, यानी स्लैब्स बढ़ गई हैं और कुछ भी नहीं है। पहली वाली स्लैब आ जाएगी इफ में, आखिरी वाली स्लैब आ जाएगी एल्स में, और दरमियान की सारी स्लैब्स आ जाएँगी एलिफ, एलिफ, एलिफ करके। तो ये सा कोड बना हुआ है जी इसका। बज़ाहिर बड़ा-सा कोड नज़र आ रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसा पेचीदगी बिल्कुल भी नहीं है। फिगर्स गिवन है, उसके मुताबिक टैक्स का फ़ॉर्मूला लग जाएगा। अब आप नोट करें, कोई 12-13 जितनी भी थी ये स्लैब्स, दोबारा देख लेते हैं, 12 स्लैब्स हैं। तो इन 12 में से एग्ज़ैक्टली 1 स्लैब एग्ज़ीक्यूट हो गई, जिस स्लैब के मुताबिक उसकी इनकम उस जिस कैटेगरी में जिस स्लैब में इनकम फ़ॉल करेगी, उसका रेलेवेंट टैक्स का फ़ॉर्मूला लग जाएगा। ऊपर टैक्स का फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है और बाकी जो है सिंपल मैथमेटिक्स है और ये मल्टीप्लाई करने का। अच्छा, इसका मतलब जो है ना, ये चीज़, ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है, कि जो भी अमाउंट है, सॉरी, ये वाली इनकम में से इतनी अमाउंट निकाल दें, बाकी का 0.25 मतलब है 25%, और इसका मतलब है 27.5%, इसका मतलब है 0.3 का मतलब है 30%, 0.325 का मतलब है 32%, 0.175 का मतलब है 17.5%, यानी कि परसेंटेज को हमने वो साथ हमने 100 से डिवाइड कर दिया है। अगर हम कहें कि ये 10% है, तो यानी वो 0.1 है असल में। 10% पर्सन मतलब ये 1/100 होता है, तो 10/100 हो गया। अगर हम कहें कि वो 22.5% है, तो मतलब क्या है, 22.5/100, तो वो 0.225 ही आता है। तो ये इस स्लैब में वो चीज़ आ गई है। तो हमने सिम्प्लीफाई करके लिख दिया उसको ऑलरेडी। इतनी मैथमेटिक्स हमने खुद पहले से इन्वॉल्व कर ली है, ये परसेंटेज की फिगर देकर। 32.5 को लिखेंगे 0.325, यानी अमाउंट को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मतलब है, उस अमाउंट का 32.5% आ जाएगा 0.325 से मल्टीप्लाई करने से। तो ये बज़ाहिर लेंथी क्वेश्चन, लेकिन बहरहाल बहुत आसान है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज़ में गिवन है, उसको हम एक नज़र देख लेते हैं, सॉल्यूशन तो आप खुद प्रोड्यूस करेंगे उसका। वो प्रोग्राम है, ये बिल वाले में भी प 5-6 स्लैब्स आ गई हैं, 5 स्लैब्स आ गई हैं, बिल्कुल वैसा ही ये स्लैब बढ़ गई है सिर्फ़, और ये भी चार्जेज़ वाला भी उसी तर्ज़ का, इसमें टैक्स ऐड कर दिया है बाद में। म ऊपर स्लैब वाले प्रोग्राम से बिल बना लें, और जब बिल बन के आ जाए, चार्जेज़ बन के आ जाएँ, तो उसमें वो कोई टैक्स लगा दें। तो टैक्स लगेगा, वो उसका फ़ॉर्मूला है, ये नोट कर लें। यहाँ पे मैप्को की साइट का भी ज़िक्र है जहाँ पे टैरिफ लिखा है। वो ज़िक्र है एक्चुअली, जो मैंने कहा था, ओनली वन स्लैब बेनिफिट। Interestingly, this electricity tariff and the only one slab benefit policy can be found at this. इस वेबसाइट पे पॉलिसी मौजूद है कि पिछली एक स्लैब का फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये उसका तरीका सिखाया हुआ है कि उसका फ़ॉर्मूला कैसे बनेगा। तो ये बहुत आसान है। तो ये ऊपर फ़ॉर्मूला जो लिखा होगा, वो चार्जेज़ ऐसे बनाए हुए हैं, अब की बार हमने ऐसे नहीं बनाने, बल्कि अब हमने ऐसे नहीं बनाने, बल्कि अब हमने ऐसे बनाने हैं। यानी स्लैब्स कम कर देनी है बेसिकली। इसके बाद जो बिज़नेस पर्सन है, ऊपर था सैलरीड सैलरीड पर्सन के लिए इनकम टैक्स कंप्यूट करने का फ़ॉर्मूला और उसका प्रोग्राम बनाना था। अब ये वाला जो प्रोग्राम है आपके पास, ये बनाना है बिज़नेस वाले पर्सन के लिए, कि अगर उसका सालाना मुनाफ़ा 4 लाख तक है, तो ज़ीरो टैक्स है। 4 लाख
₹1 से लेकर 6 लाख तक है, तो 5% है। अगर इस कैटेगरी में तो इतने परसेंट है, इतना फिक्स है प्लस इतना परसेंट। उसी तर्ज़ का फ़ॉर्मूला है, बिल्कुल वही तर्ज़ है, सिर्फ़ फिगर्स की डिफ़रेंस है और दूसरा उसमें 12 स्लैब्स थी, इसमें 8 स्लैब बनाई हुई हैं। वो सैलरीड पर्सन के लिए थी, ये बिज़नेस वाले पर्सन के लिए। अब यहाँ पे एक और उससे इसकी ज़रा निस्बत थोड़ा-सा पेचीदा प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम ये है कि कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। यानी कि एक प्लॉट खरीद कर बेचा गया, प्रॉपर्टी खरीद कर बेची गई तो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी प्लॉट वगैरह, घर वगैरह। तो उस पे जो गेन मिला है, प्रॉफिट आया है, उस पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है जिसको कैपिटल गेन या गेन टैक्स बोलते हैं। तो इसमें गेन टैक्स जो है वो कंप्यूट करने का फ़ॉर्मूला है। तो उसका तरीका ये है कि अगर गेन की अमाउंट अगर प्रॉफिट 5 मिलियन से ऊपर का है तो 3.5% टैक्स दो और अगर सॉरी 5 मिलियन से कम है, डज़ नॉट एक्सीड 5 मिलियन और अगर 5 मिलियन से बढ़ जाए तो उसके और 5 से 10 मिलियन के दरमियान हो, यानी 50 लाख से 1 करोड़ दरमियान प्रॉफिट हुआ है, तो 7.5% टैक्स लगेगा। अगर 10 से 15 मिलियन यानी कि 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक है तो 10% टैक्स लगेगा। अगर प्रॉफिट 1.5 करोड़ से ऊपर का है तो 15% टैक्स गवर्नमेंट लेगी। लेकिन साथ में एक और फ़ॉर्मूला भी है, वो होता है होल्डिंग पीरियड का, ये भी साथ हमने कंप्यूट करना 2 चीज़ें नोट करनी है, ठीक है जी? वो ये है कि होल्डिंग पीरियड क्या है? अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रखा है अपने पास 4 साल से ऊपर सॉरी ये अगर 1 ईयर है, डज़ नॉट एक्सीड 1 साल रखे बगैर ही फ़ौरन बेच रहे हैं, यानी खरीदा है और 1 साल से पहले-पहले बेच दिया है, तो ऊपर जो भी टैक्स बनेगा वो 100% पे करना पड़ेगा। और अगर आपने उसको 1 साल रखा लेकिन 2 साल से कम अरसा रखा, तो ऊपर वाले फ़ॉर्मूले से टैक्स बना लें और उसके बाद उस टैक्स का निकाल लें 75% वो पे करें। और अगर वो चीज़ आपने 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम अरसा रखी है, तो ऊपर जो भी टैक्स बने, उसको आप उसका आधा टैक्स पे कर दें। और अगर वो चीज़ आपकी 3 साल से ज़्यादा रखी है और 4 साल से कम रखी है, तो ऊपर जो टैक्स बना है उसका 25% सिर्फ पे करें, बाकी टैक्स माफ़। और अगर आपने उस प्रॉपर्टी को रखा है 4 साल से ज़्यादा, तो फिर जो भी प्रॉफ़िट मिला है आपको वो आपका है और गवर्नमेंट उस पे कोई टैक्स नहीं लगाती। इसके लिए हिंट ये है टू स्टार्ट द प्रोग्राम नीड्स एज़ इनपुट फ्रॉम द यूज़र। ये प्रोग्राम यूज़र से 2 बातें पूछेगा। एक मुझे बताओ कि आपको प्रॉफ़िट कितना हुआ? वो अपने पास खुद ही हिसाब लगा ले मेरी कीमत खरीद इतनी थी, कीमत फ़रोख्त इतनी थी। जो प्रॉफ़िट बना है अगर वो पॉज़िटिव प्रॉफ़िट है, लॉस नहीं है बल्कि पॉज़िटिव प्रॉफ़िट है। हम अज़्यूम कर रहे हैं कि पॉज़िटिव प्रॉफ़िट है। ठीक है जी? तो वो जितना भी बनेगा जो यूज़र वो बताए, अपने प्रोग्राम में हम एंटर करवाएँगे उससे। दूसरा क्या है कि उसने कितना अरसा रखा। अब वो ईयर जो बताए वो बताए नंबर्स में 1 टू 1.5 जो भी ऐसा कोई ईयर बताए। 1 साल रखा है, 2 साल रखा, 3 साल। तो उसके मुताबिक हम फैसला करेंगे कि टैक्स कितना उस पे लागू होगा। तो पहली स्लैब ये वाली आएगी, 2 तरह की हमारी इफ, एलिफ, एलिफ बनेंगी। पहली ये लगेगी, अमाउंट पूछें और टैक्स बना लें। टैक्स बन के आ गया, दूसरा काम टैक्स के ऊपर वो चेक करें कौन से पीरियड में आता है। इफ वाला पीरियड ये पहला हो जाएगा, एल्स वाला ये हो जाएगा, बाकी एलिफ, एलिफ, एलिफ में आ जाएँगे। और उसपे हम चेक करेंगे कि ये किस कैटेगरी में फ़ॉल करता है और उसके मुताबिक फ़ॉर्मूला बना के उसको डिस्काउंट दे देंगे टैक्स में। जो सामने जो है वो टैक्सेबल गेन लिखा हुआ है कि 75% पे करना है, 25% वेव हो जाएगा। कितना टैक्स पे करना है, कितना छोड़ना है, ये हम फ़ॉर्मूला बना के जैसे ऊपर बनाया था हमने टैक्स वाले, वैसे बना के ये भी कर सकते हैं। तो ये अलबत्ता इसमें काम चूँकि 2 तरह की आपको एक इफ, एलिफ, एलिफ, एल्स ये बनानी पड़ेगी और दूसरी इस दूसरे काम के लिए आपको इफ, एलिफ, 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 एल्स अलग से बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से ये आपने काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर ली है, कैसे आपने मल्टीपल सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स वाले प्रोग्राम बनाने हैं, इफ, एलिफ, एल्स स्टेटमेंट के ज़रिए से। अब ये प्रैक्टिस आपकी मेहनत है। थैंक यू वेरी मच।